भौगोलिक समय सारणी का। भौगोलिक समय सारणी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल का था। ठीक है, इसके बारे में हमने कल की क्लास शुरुआत की थी कि हम पूरे भूगर्भिक काल अवधि को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा शुरू होता है प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन इयॉन, और दूसरे नंबर पर आता है पोस्ट कैम्ब्रियन इयॉन। प्री कैम्ब्रियन इयॉन को पुनः हम 3 एरा में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक आ जाता है एजोइक, दूसरा आ जाता है आर्कियोजोइक, तीसरा आ जाता है प्रोटेरोजोइक। इनकी तमाम विशेषताओं का अध्ययन किया था। इसी तरह से पोस्ट कैम्ब्रियन को 4 कल्पों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला था पैलियोजोइक, दूसरा था मेसोजोइक, तीसरा था सिनेजोइक और चौथा था नियोजोइक। यहां तक बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। यहां तक बातें करते हुए हमने पैलियोजोइक को स्टार्ट किया था और यह बताया था कि पैलियोजोइक अपने आप में एरा है। पैलियोजोइक क्या है? एरा है। और इस एरा को अब हम इपोक्स में डिवाइडेड करेंगे, तो इसे 6 इपोक्स में डिवाइडेड करना था, जिसमें से पहले को आपने बताया कैम्ब्रियन, दूसरे को बताया आपने ऑर्डोविशियन, तीसरे को बताया आपने सिलूरियन, चौथे को बताया डेवोनियन और पांचवें को बताया कार्बोनिफेरस और छठवें को बताया आपने। ये सारे के सारे इपॉक हैं। ये सारे क्या है? अपने आप में इपॉक, एराज को डिवाइड किया आपने, एपॉक। इतनी बात आपने कल की क्लास में। गुंजेश डेली क्लास में बहुत कुछ छोड़ देते हैं नोट्स देने वाले। अरे तो मैं बोलता रहा हूँ डेली क्लास नोट्स क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, क्लास में फोकस करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है हेडियन एंड फेनरेजोइक किसको कहा जाता है? ये जो पूरी काल अवधि है जिसमें वनस्पतियों का विकास हुआ है, इसको ही फेनरेजोइक के नाम से जानते हैं। पोस्ट कैम्ब्रियन को ही, क्योंकि इसमें वनस्पतियों का विकास हो गया है, इसलिए इसको ही फेनरेजोइक कहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बस थोड़ा स्लो लिखवाइएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं फास्ट, कुछ बोलते हैं स्लो, दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता हूं। एक बच्चा लिखता है रात में पढ़ना और दिन में सोना सही है क्या? इसका जवाब तो तुम्हारे पास ही है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना या बेसिक बुक्स पढ़नी जो मैंने शुरू में बताई थी, एनसीईआरटी आदि। क्लास नोट्स को तुम लोग ओके, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने क्या कहा मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने जो कहा उससे मतलब है। सर क्या मैं पर मात्रा कम होती है? शुरू करें? अब शुरू कर दे भाई, फालतू के ना, किसी काम के कमेंट्स नहीं, सब फालतू के। ओके, अब सुनना ध्यान से। तो कल आप लोगों ने इसे पढ़ लिया था, कैम्ब्रियन फिनिश कर लिया था। कल आपने इसे पढ़ लिया था ऑर्डोविशियन, ये भी फिनिश हो चुका था। शुरुआत आज यहाँ से करनी है सिलूरियन से। सभी हेडिंग देंगे सिलूरियन, हेडिंग देंगे सिलूरियन, सिलूरियन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात। साइंस एंड नॉन ड्युअलिटी, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। साइंस एंड नॉन ड्युअलिटी ये बात मानती है कि जब भी विज्ञान के कदम लड़खड़ाए हैं, विज्ञान ने भारत के पौराणिक और उपनिषदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनसे मिली हुई बातों को विज्ञान सम्मत प्रमाणित करने का प्रयास किया, तो हमें नई दिशा मिली। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुनते जाना, है ना? फिर से मैं फिर से ये बताना चाहूंगा आपको कि साइंस एंड नॉन ड्युअलिटीज जैसा साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि विज्ञान के लड़खड़ाते कदम को भारत के वैदिक उपनिषदिक तथा पौराणिक ग्रंथों ने संभाला है। कैसे? इसकी प्रामाणिकता को फिर से ध्यान से सुनो, शुरू से लेकर यहां तक की चीजों को लिंक करता हूं, फिर आपको कहानी की तरह सुनाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, कोई भी कहानी सुनाने से पहले मैं उन महामनीषियों के चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने, जब दुनिया को वस्त्र पहनने का तक ज्ञान नहीं था, दुनिया को उदर पोषण करने तक का ज्ञान नहीं था, तब भारत को ज्ञान का उत्कर्ष देकर चले गए। और वह ज्ञान का उत्कर्ष हमारे लिए कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में कुछ ऐसा लिखा ताकि हमारा समाज जब विज्ञान नहीं समझ पा रहा था तो एटलीस्ट कहानियां समझ पाता। और वो किस्से, कहानियां, भाव, ये तमाम चीजों को व्यक्त किया उन्होंने वैदिक, पौराणिक एवं उपनिषदिक ग्रंथों में। तो उन ऋषि मनीषियों के ज्ञान परिपाटी की वंदना करता हूं दोस्तों। जब दुनिया में ज्ञान विज्ञान का नाम नहीं था, तब यह भारत को ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बनाते थे। उदाहरण दूंगा, चाहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर ब्रह्म सिद्धांत की बात की जाए, और ब्रह्म सिद्धांत ने ही यह कहा था कि ब्रह्मांड का निर्माण एको ब्रह्म ने किया है और वह एको ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, आज है, अगोचर है।
और उसने अपने ही अंदर के पदार्थ से ब्रह्मांड का निर्माण किया। पर ब्रह्मांड अकेला नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की संकल्पना की बात की गई है। और दोस्तों आज नासा भी मानता है, शुरुआती दौर में तो विज्ञान ने कहा कि ब्रह्मांड के दो भाग हैं, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और आज नासा जैसी संस्था भी मानती है, नासा जैसी संस्था भी मानती है कि नहीं, ब्रह्मांड केवल दो नहीं है बल्कि ब्रह्मांड कोटि कोटि है, जिसको आज की परिभाषा में, विज्ञान की परिभाषा में मल्टीवर्स कहा गया, मतलब बहुत सारा यूनिवर्स है, ये बात स्वीकार करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों जब पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई तो पौराणिक ग्रंथों की रचना में ब्रह्म पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों में से अखिल भुवन स्वरूप भगवान भास्कर के प्रभाव से, भगवान भास्कर सूर्य को कहा गया है, के प्रभाव से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अर्थात पृथ्वी का संबंध सूर्य से जुड़ा है। और स्पष्ट रूप से कहा कि पृथ्वी में जीवन का सृजन अग्नि महाप्रलय से हुआ था। दोस्तों ये बात आज विज्ञान कह रहा है, लेकिन उन्होंने तो तब कह दिया था कि पृथ्वी में जीवन का प्रारंभ अग्नि महाप्रलय से हुआ, और वह अग्नि महाप्रलय जल महाप्रलय में परिणत हुआ। तो जीवन के सृजन का आधार बेसिकली जल महाप्रलय था। और वही कहानी मैंने आपको कल सुनाई कि सबसे पहले धरातल अग्निमय था, आग के गोले के भांति था। धीरे धीरे धरातल का शीतलन हुआ और शीतलन के दौर में हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, और अस्तित्व में आने के क्रम में जब निर्मित हुआ वायुमंडल, तो वायुमंडल ने लाखों वर्षों तक वर्षा की और धरती में जल महाप्रलय की स्थिति आई। और उस जल महाप्रलय में पहला जीवन सूक्ष्म बैक्टीरिया के रूप में पनपा हुआ, चाहे भले ही आर्की एवं साइनोबैक्टीरिया ही क्यों न रहा हो। तो हमारे परंपरागत सनातनी ग्रंथों ने स्पष्ट रूप से इस विज्ञान को समझाया है कि पृथ्वी में जीवन का आगाज जल महाप्रलय से हुआ है। उन्हें तब कैसे पता था? आज का विज्ञान कहां से सीखा था? वहां से सीखा था, जल महाप्रलय से। फिर आगे जब आप लोगों ने भगवान विष्णु के अवतारों के रूप में पढ़ा होगा, तो अवतार स्वरूप आप लोगों ने तमाम प्रकार के अवतार पढ़े होंगे, और उन अवतारों की कहानी की साइंटिफिक व्याख्या यहां आज आपको इसके साथ साथ मिलेगी। विज्ञान और देखो यहां पर विज्ञान और भारतीय सनातनी धर्म कैसे एक साथ पैरेलल होकर चलता है, उस विज्ञान की पराकाष्ठा और उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को एक साथ मिलाकर आप देखिए। इन्होंने कहा कि पृथ्वी में जीवन का सृजन या जीवन का उद्भव जल महाप्रलय से हुआ, अर्थात पृथ्वी का प्रथम जीवन जल में था, और जल में जीवन विकसित हुआ तो प्रथम जंतु वर्ग के रूप में मछलियों का विकास हुआ। इसीलिए आपको याद होना चाहिए पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण आदि के बाद लिखा गया पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और वही मत्स्य पुराण की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों। अब विज्ञान में आओ। यहां पर बेसिकली ये सिलूरियन कालखंड ही, अभी आपने इसको केवल हेडिंग डाली है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं। ये सिलूरियन कालखंड ही है जिसमें सागरीय जल क्षेत्रों में पहली बार मत्स्य वर्ग का उद्भव हुआ। फिश किसका उद्भव हुआ? मत्स्य वर्ग का उद्भव हुआ, एवोल्यूशन ऑफ फिश हुआ। आपने देखा था कि यहाँ कैम्ब्रियन कालखंड में ऐसा अकशेरुकीय जीव आया था जिसमें किसी भी प्रकार की रीढ़ नहीं थी, लेकिन ओर्डोविशियन कालखंड में कशेरुकीय जीव आया जिसके स्पाइन थी, मतलब एक इनवर्टिब्रेटा था तो एक वर्टिब्रेटा था, और उसी का रूपांतरण या विकास यहां तक होते होते सिलूरियन तक आते आते दोस्तों यहां पर फिश मतलब मछलियों के रूप में विकसित हो गया। इस कालखंड की दो विशेषताएं, दोनों बड़ी अहम विशेषताएं, सागरीय जल क्षेत्र में दोस्तों मछलियों का उद्भव हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसी काल अवधि में धरातल में पहली बार वनस्पतियों का उद्भव हुआ। इससे पहले धरातल में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था, केवल सागरीय जल राशियों में था। धरातल में पहली बार जीवन का उद्भव हुआ, लेकिन जीवन कैसा था? वनस्पतियों के रूप में। अगर कोई आपसे पूछता है कि पहले वनस्पतियां आई कि जंतु, तो आप बताएंगे पहले वनस्पतियां आई, चाहे वह बैक्टीरिया ही क्यों न रहा हो। तो पहले कौन आई? वनस्पतियां आई दोस्तों। अमित गुप्ता पूछता कैसे आई? अरे भाई विकास की प्रक्रिया में आई, यही तो बता रहा हूं तुमको बार बार, कैसे जीव विकसित होता चला जा रहा है ना। जीव विकास की प्रक्रिया में आगे नया रूप धारण करता है। अमित कैसे? तुमको समझ नहीं आता, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर बेटा, बार बार ये प्रश्न मत पूछना। तो ध्यान से कि यह पहली काल अवधि है जब धरातल में पहली बार अनुकूल दशाओं में वनस्पति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वनस्पति वर्ग ठीक उसी प्रकार का था जैसा किसी बीज का अंकुरण होता। अंकुरण मतलब पत्ती विहीन जो वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, वैसी कुछ वनस्पतियां इस कालखंड में धरातल पर आ गई। पत्ती विहीन वनस्पतियां कैसी थी? पत्ती विहीन वनस्पतियां आ गई जिनमें लीव्स नहीं थी, पत्तियां नहीं थी दोस्तों। पत्ती विहीन वनस्पतियां इसी कालखंड में, इसी काल अवधि में अस्तित्व में आती हैं। इसी काल अवधि में पहली बार धरातल में आई। कैसी रही होंगी पत्ती विहीन वनस्पतियां? जैसे मैंने बताया कि कोई आप घर में मूंग का दाना ले लो, चने का दाना ले लो, उसमें जब स्प्राउट आता है ना, अंकुरण आता, तो अंकुरण आया पर पत्ती नहीं आई। ठीक उस प्रकार से वनस्पतियां पहली बार इसी कालखंड में धरातल में आई। डेवोनियन, अभी लिखाया नहीं मैंने, कुछ लिखाऊंगा पर पहले सुनते जाएंगे। डेवोनियन कालखंड तक आते आते मछलियों का सागरीय जल में इतना अधिक विस्तार हो गया कि मछलियां पृथ्वी की साम्राज्यपति बन गई, जिसे हम फिश एज के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस कालखंड में पृथ्वी में शासन, जैसे आज शासन मानव जाति का है, वैसे इस कालखंड में पृथ्वी में शासन किसका था? मछलियों का था। मछलियां ही सब कुछ थी, मछलियां ही सब कुछ थी दोस्तों। यह काल अवधि ऐसी थी जिसमें सागरीय जल क्षेत्र में मछलियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी दर से वृद्धि हुई। पूरी बात सुनना। अनुकूल दशाओं की वजह से मछलियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी दर से वृद्धि हुई, और पूरे सागरीय जल क्षेत्र मछलियों से भर गया। विविध प्रकार की मछलियां आ गईं, और ये मछलियां जो सागरीय जल में पाया जाता था, इनका भोजन, जिसे आप पादप, प्लवक या शैवाल कहते हैं, उसको खा गई, चट कर गई, हजम कर गई। जब संख्या होगी तो खाएंगे ज्यादा, और खा गई तो भोजन की कमी आने लगी। और जब भोजन की कमी आने लगी तो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए बड़ी मछलियां पहली बार छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दी, अर्थात शाकाहारी मछलियों में से भोजन के अभाव ने मांसाहारी मत्स्य वर्ग का विकास कर दिया, उद्भव कर दिया। बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खाने लगी। मत्स्य वर्ग अब इस समय पर सर्वाहारी वर्ग या मांसाहारी वर्ग का होने लगा।
दोस्तों इसी संदर्भ में एक कहानी है, इस कहानी को फिर से कहानी की तरह लेना, पर कहानी का उद्देश्य केवल यह था कि इस घटना को समझाना था। उन तत्वदर्शी ऋषि मनीषियों को घटना पूरी तरह से पता थी कि क्या थी, लेकिन उसे कहानी के रूप में इन्होंने कैसे गढ़ा, इस बात को समझना। कहानी को कहानी की तरह सुनना बेटा, ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है टाइम पास करूं मैं आपके साथ, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा उतना जल्दी मैं नए बैच में एंटर करूंगा और मेरे लिए ज्यादा अनुकूल आर्थिक दशाएं बनेंगी। पर मैं आपको हर बात इसलिए ऐसा समझाता हूं कि कोई बात नहीं, विद्यार्थियों को अब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, तो हर बात उन्हें समझनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर कि कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि एक समय विशेष में धरती पर चक्रवर्ती सम्राट सत्यव्रत का शासन था। नाम सुनते जाना और भूलते भी जाना, पर कहानी के एसेंस को ध्यान रखना। सत्यव्रत का शासन था। एक बार चक्रवर्ती सम्राट, महासम्राट बेसिकली अपने अपने महल से निकलते हैं और महल के करीब प्रवाहित होती हुई सुरसरिता जगवंदनी मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं। गंगा में डुबकी लगाया और एक पवित्र स्नान लेने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में पानी लिया। अंजलि में जल है दोस्तों, सूर्य को अर्घ देना है, आंखें बंद है, सूर्य से निगाहें मिली नहीं है, सूर्य की ओर निगाहें हैं पर बंद है, अंजलि में जल है। और राजा सत्यव्रत क्या बोलते हैं? मंत्र बोलना था, सूर्य अर्घ का मंत्र बोलना था। और मंत्र बोलने से पूर्व ही दोस्तों एक आवाज आकाशवाणी होती है। राजा ने जैसे किया, उन्हें कहना था ओम सूर्याय नमः। बट दोस्तों वह 3 अर्घ में 2 अंजलि जल तो दे दिए, लेकिन जब तीसरे जल के तीसरी अंजलि के लिए अंजलि में जल लिया अर्घ के लिए और उन्होंने कहा ओम सूर्याय, वहीं अचानक आवाज आती है, राजन राजन मुझे बचा लो। नमः नहीं हुआ था, अंजलि में जल था। सम्राट की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि अंजलि में जल है और उसमें एक छोटी सी मछली है। यह आवाज किसी और की नहीं, छोटी मछली की थी। वो बार बार बोलती है, बार बार रिपीट करती है, राजन राजन मुझे बचा लो, राजन राजन मुझे बचा लो। कहानी है, कहानी की तरह सुनना। सत्यव्रत बड़े कौतूहलवश उस मछली को देखते हैं, मत्स्य देवी को देखते हैं, पूछते हैं देवी तुम कौन हो? तो बोलती है कि राजन तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं तुम्हारे राज्य की एक छोटी सी मछली हूं। तो बोले देवी तुम्हारे यहां अंजलि में आने का उद्देश्य क्या था? बोले कि राजन सुनो, इस समय जल राशियों में, जल क्षेत्रों में जो बड़ी मछलियां हैं, भोजन के अभाव के कारण हम जैसी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। राजन का अच्छा ऐसी स्थिति आ गई है? बोले हाँ। तो बोले तो देवी आपको मुझसे क्या चाहिए? बोले कि आप अपने महल में मुझे स्थान प्रदान करा दो ताकि मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए। राजन ने कहा कि ठीक है देवी, लेकिन एक मुश्किल जरूर है कि जब तक मैं घर पहुंचूंगा अंजलि का जल धीरे धीरे रिस कर नीचे चला गया होगा और जल के अभाव में आप जी नहीं सकती। तो मत्स्य देवी कहती है आप घर तक पहुंचो, महल तक पहुंचो, आपकी अंजलि का जल घटेगा नहीं राजन, पर मुझे चलो सुरक्षित बचाओ। राजन लेकर चलते हैं। अब ये आकाशवाणी राजा के लिए हुई थी, ये आकाशवाणी राजा के लिए हुई थी, इसलिए दोस्तों इस पर तो अब बहुत बड़ी चर्चा हुई। राजन महल पहुंचते हैं, मत्स्य देवी के लिए एक बढ़िया सुंदर सा सोने का पात्र मंगाते हैं। सोने के पात्र में मत्स्य देवी को भोजन आदि प्रदान कराकर, मतलब दाने आदि प्रदान कराकर विश्राम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर राजा अपने मंत्रीगण, उस समय पर ऋषि पुरोहित विद्वान गण जो भी थे, उनसे संगोष्ठी करते हैं। किसी ने कहा कि ये राज्य के लिए आप हाथ से फेंक दो, किसी ने कहा नहीं नहीं राज्य को संकट से बचाएगा, इसे रखे रहो। तमाम प्रकार के विचार थे पंडित पांडित्य लोगों के। निर्णय यह हुआ कि उसे मत्स्य देवी को महल में स्थान प्रदान कराया गया। अब आगे की बात आती है। आगे की बात कुछ ऐसी जुड़ती है कि मत्स्य देवी को जब सुबह मंगाया तो उनका आकार बढ़कर बर्तन के बराबर हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा बर्तन बनवाया, बड़े बर्तन के बराबर नेक्स्ट डे हो गया, फिर बड़ा बर्तन बनवाया, बड़े बर्तन के बराबर आकार हो गया, फिर बड़ा बर्तन बनवाया, फिर बड़े बर्तन के बराबर आकार हो गया। राजन ऐसा करते करते एक दिन तालाब खुदवा दिया, तालाब के बराबर मत्स्य देवी हो गई। एक दिन बड़ा तालाब खुदवाया, बड़े तालाब के बराबर मत्स्य देवी हो गई। राजन थक हार कर बोलता है, हे मत्स्य देवी तुम ये तो बताओ यार, तुम हो कौन? अब तो ऐसा मेरे पास कोई स्थान भी नहीं बचा कि मैं आपको वहां पर डलवा सकूं। तुम हो कौन? मैं कहां लेकर जाऊं आपको? तो आकाशवाणी आती है, हंसती है मछली और बोलती है कि तेरे अंदर अहंकार आ गया था, तू समझ लिया था कि तू इस सृष्टि का ही स्वामी है, तू एक मछली को स्थान नहीं प्रदान कर सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भगवान मत्स्यावतार में उसे दर्शन देते हैं और तमाम कहानी सुनाते हैं। अब कहानी आगे की फिर से विज्ञान की जुड़ती है। बेसिकली मछली आकार में नहीं बढ़ रही थी। ऋषि मनीषियों का बताना यह था कि यह वह काल अवधि थी जब मछलियों की मात्रा में दिन दूनी रात चौगुनी दर से वृद्धि हो रही थी, इसीलिए बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही थी। यह कहानी उन्होंने इस रूप में बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत की है ताकि भारत का उस समय का समाज, जो कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, इस कहानी को कहानी की तरह स्वीकार कर पाता। रियाज राजा बिल्कुल फेक कहानी है बेटा, रियाज राजा। पर इस कहानी की वैज्ञानिकता को देखना, जब कोई कुछ नहीं सोच पाया था तब यह कहानी एटलीस्ट सोची गई थी। समझ गए मेरी बात की नहीं? जब कोई कुछ नहीं सोच पाया था तब यह कहानी भारतवर्ष में सोची गई थी। ये एटलीस्ट विचार करना, ये समझना। मैं ये समझाना चाहता था कहानी बिल्कुल फेक है, इसकी कोई दो राय नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं, सुनते जाना। आगे इस कहानी का संदर्भ क्या है जो कि इससे जुड़ने जा रहा है? मत्स्य देवी बोलती है कि सुन, फिर से जल महाप्रलय आने वाला है और जल महाप्रलय आएगा तो सब कुछ जल में तिरोहित हो जाएगा। उस समय पर एक काम करना, मैं तुझे बचाने के लिए आऊंगी, मेरे नाक में सोने की कील होगी, तू अपनी नौका को सप्तऋषियों, एक नौका बनाना, सप्तऋषियों को बनाना, सप्त बैठाना, सप्त धान्य रखना और उसके बाद नौका को बांध देना मेरे नाक की कील में। मैं जब तक महाप्रलय समाप्त नहीं होगा तेरी नौका को खेती रहूंगा, उसके बाद सृष्टि का रचयिता तू बन जाएगा, सृष्टि का रचयिता तू बन जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों। तो डेवोनियन कालखंड था जिसमें मछलियों की बात होती है, कार्बोनिफेरस कालखंड आएगा जिसमें सच में दोस्तों फिर से जल महाप्रलय की स्थिति आती है। तो ये कहानी थी। कहानी को कहानी की तरह से याद करते हैं ताकि चीजें लिंक हो जाए, लेकिन अब विषय को विज्ञान की तरीके से पढ़ते हैं। तो विज्ञान की तरीके से पढ़ने में क्या है, यहां पर मछलियों की प्रचुरता की वजह से इसे फिश एज कहा गया। और इनमें क्या चेंज आया दोस्तों, कि जैसे किसी अनाज में अंकुरण आता है तो अंकुरण के समय पत्तियां नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसी अंकुर में पत्तियां उगाती हैं। ठीक उसी तरह से इस कालखंड तक आते आते धरातल में पत्ती युक्त वनस्पतियां आ गई। क्या आ गई?
पत्ती युक्त वनस्पतियां आ गई, अर्थात धरातल में पहली बार पत्ती वाली वनस्पतियां डेवोनियन कालखंड में आई थी। तो अब बात आती है कार्बोनिफेरस कालखंड की, और कार्बोनिफेरस कालखंड को मैं बाद में लिखाऊं, पहले इन दोनों को लिखा दो। तो लिखो सिलूरियन, और सिलूरियन के बारे में लिखो डैश देकर, सिलूरियन के बारे में लिखें, लिखो सभी के सभी, लिखो इस काल अवधि में, इस काल अवधि में सागरीय जल क्षेत्रों में, सागरीय जल क्षेत्रों में पहली बार सागरीय जल क्षेत्रों में पहली बार मछली वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, मछली वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, मछलियां अस्तित्व में आई, पूर्ण विराम लगाइए, मछली वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए साथ ही धरातल में पहली बार पत्ती विहीन वनस्पतियों का उद्भव एवं विकास हुआ। पत्ती विहीन वनस्पतियां, वो वनस्पतियां जिनमें पत्ती नहीं थी, धरातल में पहली बार, पूर्ण विराम। अब लिखो डेवोनियन, और डेवोनियन में क्या लिखेंगे, इस कालखंड में सागरीय जल क्षेत्र में, इस कालखंड में सागरीय जल क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी दर से, दिन दूनी रात चौगुनी दर से मछलियों का विकास हुआ, मछलियों का विकास हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी दर से मछलियों का विकास हुआ, फिश, तो मछलियों का विकास हुआ, पूर्ण विराम लगा दो, फिर लिखना है कि इसीलिए इसे फिश एज मत्स्य युग कहते हैं, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो इसी कालखंड में, इसी आस्था त्रिपाठी, तुमने ठीक प्रश्न पूछा है बेटा मेरे बदले, इस कालखंड में व्हाट, इस कालखंड में धरातल में पहली बार पत्ती वाली वनस्पतियां, जिनमें पत्तियां थी, या पत्ती युक्त वनस्पतियां अस्तित्व में आई, वनस्पतियों में पत्ती भी आ गई इस समय तक आई, अर्थात धरातल वनस्पतियों से हरा भरा हो गया। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, धरातल वनस्पतियों से हरा भरा हो गया, पूर्ण विराम। अब बारी आती है कार्बोनिफेरस की, तो लिखो कार्बोनिफेरस, डैश देकर, कार्बोनिफेरस में डैश देकर लिखेंगे पहला, इस कालखंड में पुनः दूसरा जल महाप्रलय हुआ, ठीक है, क्या लिखा, दूसरा जल महाप्रलय हुआ, पूर्ण विराम, अर्थात पुनः हजारों वर्षों की सतत वर्षा हुई, जिसका प्रभाव द्वितीय हिम युग के रूप में प्राप्त हुआ। पहला आइस एज आप याद करो, प्रीकैम्ब्रियन आइस एज हम लोगों ने आर्कियोजोइक में पढ़ा था, जिसका प्रभाव द्वितीय हिम युग के रूप में प्राप्त हुआ, द्वितीय हिम युग, ठीक है ना, जिसका प्रभाव सेकंड आइस एज के रूप में प्राप्त हुआ। एक बच्चा बड़ा परेशान है यार, सुमित राठौर के 2028 के लिए ऑप्शन कब से लें, 2028 में एग्जाम देना है तो ऑप्शनल तुम 2030 में लेना। अरे सुमित पहले पढ़ तो ले बेटा जीएस, अभी से ऑप्शनल की चिंता करने लगा। 2028 में एग्जाम देना तो 2027 में ऑप्शनल पढ़ना, बाकी तो बाजार है वो तो अभी पढ़ा देगा, अभी आराम से जीएस खूब अच्छे से पढ़ ले, इसमें ग्रिप बना ले, हो सकता है जब क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं। ओके, तो इस कालखंड में फिर से हजारों वर्षों की वर्षा हुई, और उस वर्षा के कारण से फिर से धरातल का तापमान गिरा, और धरातल का तापमान अगर गिरा नीचे तो फिर से पृथ्वी में हिमयुग का आगाज हुआ, अब हिमयुग का आगाज हुआ। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, पहली विशेषता थी, अब दूसरी विशेषता आप लिख दो, इसमें कई पॉइंट लिखने हैं, फिर से दूसरे पॉइंट लिखो, धरातलीय वनस्पतियां ध्यान से यहां पर देखना है, धरातलीय वनस्पतियां, क्लियर है,
जब गर्त क्षेत्रों में, गर्त का मतलब होता है गड्ढे, धरातलीय वनस्पतियां जब गर्त क्षेत्रों में दफन हो गई, गड्ढों में दब गई, दफन हो गई, तो अवसादों के दाब, ऊपर से लगातार सेडिमेंट 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 जमा होता रहा। अवसादों के दाब के प्रभाव से, अवसादों के दाब के प्रभाव से वही वनस्पतियां कोयले में परिवर्तित हुई, वही वनस्पतियां कोयले में परिवर्तित हुई, कोयले में परिवर्तित हुई। पूर्ण विराम। दुनिया का 95% कोयला, दुनिया का 95% कोयला इसी कालखंड का है, इसी कालखंड का है। इसलिए इसे कोल एज, कोयला युग, इसलिए इसे कोल एज, कोयला युग कहा जाता है। ठीक है, कोल एज कहा जाता है, कोयला युग कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। हिमानी और आस्था आपस में डिबेट मत करो, पढ़ो यहां पर बेटा। क्या कहा गया यहां पर? आइस एज, ये सेकेंड आइस एज हो गया और ये कोल एज हो गया। अब थर्ड पॉइंट सुनना, अब थर्ड पॉइंट फिर से कहानी सुनाना है मुझे, फिर से कहानी सुनाना है। थर्ड पॉइंट कहानी सुनो, फिर से कहानियों को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। फिर से दोस्तों, इस कालखंड में फिर एक नया परिवर्तन आया। तो प्रिया बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हो बेटा, बट टर्मिनोलॉजी, टर्म्स आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो। फिर से नया परिवर्तन आया। नया परिवर्तन क्या आया? इस कहानी को अब मैं अपने तरीके से समझाता हूं। ये मेरे द्वारा गढ़ी गई कहानी है, कहानी तो कहानी है। ओके, सुनना ध्यान से। दोस्तों, आपको पता है कि जब मछलियों की मात्रा सागरीय जल क्षेत्र में इतनी अधिक हो गई कि सागर में भोजन खत्म होने लगा, सागर में भोजन खत्म हो गया। बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाने लगी, पर अब छोटी मछली किसको खाए? बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाने लगी, बट अब छोटी मछली किसको खाए? तो एक कहानी को कुछ ऐसा मैं रूपक प्रदान करता हूं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना कि एक दिन एक मछली मां अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर पानी के एक छोटे से कोटर या छिद्र में छुपी हुई थी, छुपी है। बच्चे मां से बोलते हैं, मां भूख लगी है। कोई मछली का बच्चा बोलता नहीं है, मैंने कहा ना कहानी को मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूं। बोलते हैं बच्चे कि मां भूख लगी है। मां बोलती है कि चुप कर, अगर जोर से बोलेगा ना तो बाहर से बड़ी मछली आ जाएगी और तुम सबको खा जाएगी। बच्चे डर के मारे चुप हो जाते हैं। कभी आपके घर में छोटे बच्चे हो तो आप देखना ऐसा ही एकदम बिहेव करते हैं, थोड़ी देर तक चुप रहेंगे, आप डराओगे उनको, किसी भी तरीके से डराओगे। आप जिस तरीके से बच्चे को डराते होगे कि जोगा बाबा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, जैसे भी डराते होगे, वैम्पायर आ जाएगा, कुछ भी आप डराते, जो भी डराते, मॉन्स्टर आ जाएगा, बच्चा थोड़ी देर तक चुप रहेगा, मॉन्स्टर के डर से गोद में आके चुपचाप बैठ जाएगा। पर थोड़ी देर बाद फिर बोलेगा बाहर जाओ। आप बोलोगे नहीं नहीं, वहां पर मॉन्स्टर खड़ा है, फिर थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहेगा, फिर बोलेगा अब बाहर जाऊं। तो ठीक वैसा ही समझो आप ऐसा कि ये छोटे छोटे बच्चे छिद्र में छुपे हैं, भूखे हैं, मां से बार बार बोलते हैं मां बाहर जाओ, भूख लगी है। मां बोलती है ना बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो बड़ी मछली खा जाएगी, तुम सब मर जाओगे। तो फिर बोलते हैं तो फिर मां मुझे भूख लगी, तू ही भोजन लाना। तो बोलती है मां कि बेटा अगर तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं यहां नहीं रहूंगी तो कोई दूसरी मछली आ जाएगी और खा जाएगी। बोले अच्छा। तो फिर मां ये बता कि यहां बैठे बैठे तो हम वैसे भी भूख के मारे मर जाएंगे, तो मेरे लिए भोजन की जुगाड़ कौन करेगा? मुझे भोजन तो चाहिए ना जीने के लिए। मां बेचारी लाचार है, बेबस है, कुछ कह नहीं पाती। तो एक जिद्दी बच्चा था, उठा और भाग के पहुंच गया आगे बाहर, उस छिद्र से निकला और बाहर पहुंच गया। बाहर पहुंचा और फिर से आके छिद्र में घुस गया, अपने भाई बहनों को बताता है कि नहीं नहीं कोई नहीं है वहां पर, चलो मेरे साथ साथ तुम भी चलो, मां तो झूठी है। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ होगा कि ये निकले होंगे और बड़ी मछली खा गई होगी, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ, ऐसा निश्चित रूप से कभी जरूर ऐसा हुआ होगा कि ये मछलियों के छोटे बच्चे तैरते 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 किनारों तक पहुंच गए, क्योंकि सागर में तो पानी था ही नहीं। अब किनारे पर जब पहुंचे, अब इसको देखना ध्यान से, यहां से विज्ञान आ जाएगा। किनारों पर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि समुद्री जल में तो वनस्पतियां नहीं है भोजन के लिए, लेकिन किनारे पर घास उगी हुई है। मैंने बताया ना कि इस कालखंड तक वनस्पतियां आ चुकी थी। ये देखते हैं कि यहां पर तो कोई जुगाड़ नहीं है भोजन का, लेकिन स्थलीय भाग में घास है, वनस्पतियां, मतलब वहां भोजन का जुगाड़ है। पर ये जानते हैं कि हम बाहर जी नहीं सकते, तो हमें बाहर की वनस्पतियों से मतलब क्या, हम तो मर जाएंगे, हमारे जीने का तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो बाहर की वनस्पतियों को देखकर ललचाए हुए मन से आते हैं और मां से बताते हैं, मां देखना वहां पे मछली, वहां पे हम सब गए थे भाई बहन मिलकर, वहां पे भोजन बाहर है, लेकिन हम नहीं निकाल सकते ना, तू निकाल के लाना। मां बोलते बेटा हम उसके लिए विकसित नहीं हुए हैं, हम डेवलप ही नहीं हुए कि हम बाहर जाए, हम जैसे बाहर जाएंगे बाहर की हवा में हम मर जाएंगे, वहां सांस नहीं ले पाएंगे। बड़ी उम्र के लोग हिम्मत नहीं कर पाते, तो बच्चे बोलते हैं मर तो भूख के मारे भी रहे हैं, तो बाहर निकल के एक बार प्रयास क्यों ना कर लें। कहानी कुछ ऐसी है। इसी जिद में मछलियों के वो छोटे बच्चे अपनी चोंच बाहर निकाले और चोंच बाहर निकाल के बाहर की वनस्पति को पकड़कर खाने की कोशिश करने लगे। जब किनारे किनारे की वनस्पति खत्म हो गई तो दोस्तों अब उन्हें दूर वनस्पति दिखती है। तो उसमें से एक जिद्दी बच्चा जब बहुत ज्यादा भूखा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जल से बाहर मछलियां उछलकर फिर से जल में आ जाती हैं, तो एक बच्चा उछला और उछलकर तट पर गिरा और तट की पत्ती को मुंह में दबाया और फिसलकर फिर से नीचे पानी में आ गया। उसे बहुत मजा आया दोस्तों, उसे बहुत मजा आया। वो बहुत खुश होकर नाच नाच कर अपने भाई बहनों को बताता कि अरे अगर ऐसा करते हैं तो भोजन मिल जाता है, यहां से जंप लगाओ, पत्ती को पकड़ो, फिसल कर नीचे आ जाओ। कुछ ने तो जंप लगाया तो वहीं गिरकर मर गए, और कुछ सच में ये करने में सफल हो गए और सफलता के साथ वह जीने की एक कला सीख रहे हैं। एक नए जीवन का उद्भव हो रहा है, जल्दी से सुनना आप। जीने की कला सीख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से, जीने की कला सीख रहे हैं। जैसे इस कहानी को यहां रोकता हूं, दूसरी कहानी जोड़ता हूं, फिर पहली में आऊंगा, ध्यान से रखना। आप लोगों ने भारतीय सिनेमा पुराने टाइप के वो जरूर देखे होंगे कि हीरो किसी नगर में पढ़ने के लिए गया है, हीरोइन
मतलब जो नायिका होती है फिल्म की, वह गांव में उसका इंतजार कर रही होती है। नायक जब आता है तो नगर में अपनी प्रेमिका की कहानी सुनाता है तो इसको बहुत बुरा लगता है। ये भागी 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 तालाब की ओर जाती है। मैं मर जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी, अपने आप को समाप्त कर लूंगी, मैंने तो अपना पूरा जीवन तुझ पर न्यौछावर कर दिया, तू शहर क्या चला गया, तू शहरी बाबू हो गया, वहीं की लड़की से तुझे नैनाचार कर लिया, अब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं जा रही हूं, सुन मैं जा रही हूं, भागी 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 जाएगा। और इधर से वो जाएगा, सिमरन रुक मैं भी आता हूं, सिमरन रुक। इधर से नायक भी जाएगा और नायिका भागी भागी जा रही है। नायिका को तैरना नहीं आता। नायिका झील के किनारे जाएगी, देखती है कि नायक पीछे से आ रहा, टपक से कूद जाएगी, कूद गई। नोटिस करना, आप आगे जो समझाना है। नायिका जैसे कूदी टपाक से, तैरना तो आता नहीं था, तो डप 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 कोशिश करती बाहर निकलने की, लेकिन कई बार पानी पी जाती है क्योंकि तैरना आता नहीं था। वो जैसे जल में गई, उसका जब झील का पानी पी जाती है, तब तक नायक आता है, उसको ऊपर जंप लगा देता है, जंप लगा देता है, पकड़कर घसीट कर उसको लाता है। नायिका बेहोशी की अवस्थिति में उसका पेट दबाता है, पानी निकलेगा मुंह से। उसके बाद थोड़ी देर बाद नायिका को होश आ जाता है और फिर अब दोनों के बीच फिर से प्रेम हो जाता है। ये तमाम वाहियात की कहानियां ऐसे हमारे सिनेमा में दिखाई जाती है। अब ऐसी ही एक कहानी समझो यहां पर दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी यहां पर समझो कि ये जो मछली बाहर जंप लगा रही थी, ये जो सागरीय जीव बाहर जंप लगा रहा था, तो ऐसे जब जैसे आप पानी में जंप करते हैं ना, तो नाक और मुंह बंद कर देते हैं, आप ऐसे डुबकी लगाते हैं। लेकिन कई बार इसी क्रम में आप कुछ पानी अंदर पी जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो बाहर उछल रही थी मछली, ये कुछ मछली उसमें से इसी क्रम में बाहर की हवा को पी गई। ध्यान से समझना, यहां से एडॉप्टेशन, अनुकूलन पैदा हो रहा है। बाहर की हवा को पी गई। बाहर की हवा को पीने की कला इसमें थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब ये बाहर की हवा को पी गई तो इसमें धीरे धीरे ये एडॉप्टेशन विकसित होने लगा कि अब ये बाहर की हवा को भी पीकर जी सकती है। तो दोस्तों धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने कि जल का जीव बाहर निकलकर वनस्पतियों को खाने के लिए गया और बाहर निकलने के क्रम में वो बाहर की हवा पीकर बाहर की हवा में भी जीने की कला अपने शरीर में विकसित कर लिया। ऐसा जीव उभयचर कहलाया, जो जल में भी रह सकता था, थल में भी रह सकता था। तो इस कालखंड में पहली बार धरातलीय क्षेत्र में उभयचर जीव वर्ग का उद्भव हुआ। जैसे मेढक है, बहुत सारे जीव हैं, जैसे मेढक उभयचर वर्ग में आएगा, क्लियर है मेरी बात की नहीं? घड़ियाल उभयचर वर्ग में आएगा, मगरमच्छ उभयचर वर्ग में आएगा, क्लियर हो रहा है मेरी बात की नहीं? कछुआ उभयचर वर्ग में आएगा। ये तमाम उभयचर वर्गों के पूर्वज इस टाइप के नहीं थे, इनके पूर्वजों का पहली बार जन्म इसी कालखंड में इस प्रक्रिया में हुआ है। सागरीय जल क्षेत्र में भोजन की कमी ने उभयचर वर्ग को पैदा किया, अर्थात धरती में पहली बार कोई जीव आया। धरती का मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र में। उससे पहले दोस्तों यह जंतु वर्ग केवल जलीय क्षेत्रों में था, पहली बार अब यह जंतु वर्ग धरातल में अस्तित्व में आता है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो तीसरा बिंदु यहां पर लिखेंगे, उभयचर वर्ग का उद्भव एवं विकास। देखो इसलिए कहानी बनाता हूं दोस्तों कि आपको सब समझ में आ जाए। एम्फीबियंस कहते हैं उभयचर को सचिन, एम्फीबियंस उभयचर वर्गों का उद्भव एवं विकास। उभयचर वर्गों का, अभिषेक फिर से नहीं, एक बैक्टीरिया से सबका उद्भव विकास हुआ बेटा। किससे हुआ? एक बैक्टीरिया से हुआ है अभिषेक विश्वकर्मा, समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया कि रियाज राजा, यहां तक की कहानी आ गई। इस वर्ग की तीन विशेषताएं पता हो गई कि इसे सेकेंड आइस एज के नाम से जानते हैं, कोल एज के नाम से जानते हैं, और इसी कालखंड में उभयचर वर्ग अस्तित्व में आया। और कहानी आगे बढ़ती है, कहानी यहां रुकेगी नहीं, कहानी यहां रुकेगी नहीं दोस्तों, आगे थोड़ी सी बढ़ती है। कहानी क्या आगे बढ़ती है सुनो। ये जो जंप कर करके किनारे में गया, जंप कर करके किनारे की में गया, वनस्पति को खा गया, अब किनारे की वनस्पति खत्म हो गई और अब दूर वनस्पति दिखती है। ये ललचाए मन के साथ दोस्तों देखता है कि अरे यार अब तो वनस्पति दूर है, देखो भोजन क्या क्या नहीं करा लेता, भोजन क्या क्या नहीं करा लेता। अब वनस्पति दूर है पर इसके पास चलने के लिए हाथ पैर है नहीं, वनस्पति दूर है पर चलने के लिए हाथ पैर है नहीं। अब आपको मजे की बात सुनाता हूं। मान लो कि मैं आपके घर पहुंचूं और आपके हाथ पैर सब बांध दूं और बांधकर एक कमरे में डाल दूं कि तू नहीं पढ़ता है, चल यहीं पर पड़ा रहे, तो कहीं नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। चलो दूसरी कहानी बनाता हूं। मान लो मैं आपका पेरेंट हूं, मुझे पता चलता कि पढ़ने लिखने के टाइम में तुम प्रेमाचार कर रहे हो, पढ़ने लिखने के टाइम पर इधर उधर नैनाचार कर रहे हो। मुझे आपकी मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा करता है आपका लाडला या आपकी लाडली, में गुस्से में आया, मैंने आपके हाथ पैर बांध दिया और कमरे में पटक दिया, जा तू यहीं सड़, तू किसी काम लायक नहीं है। आपके हाथ पैर बंधे हैं पर जाते हुए गुस्से में मैंने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। बंधे हुए हाथ पैरों के साथ आप अंदर से चिल्लाते हो मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ध्यान से सुनना, कला विकसित कर रहा हूं हाथ पैर बंधने की। आप करोगे क्या? भले हाथ पैर बंधे हैं, मुझे देखना आप क्या करेंगे। बंधे हुए हाथ पैरों के साथ आप शरीर को हिला डुलाकर धरती में सरक कर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। आपके हाथ पैर बंधे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। आप हाथ पैर बंधे हैं तो आप क्या करोगे? फिर से शरीर को यहां वहां हिलाया। जब शरीर हिला डुलाओगे तो धीरे धीरे आपका शरीर खिसकता दरवाजे के बाहर पहुंचेगा, और जब दरवाजे के बाहर से आप आवाज लगाओगे, हेलो कोई है, बचाओ मुझे बचाओ, कोई बाहर से आवाज सुनेगा और आपको आकर बचा लेगा। ठीक इसी प्रकार से यह जीव भोजन की मांग कर रहा था, इसे भोजन चाहिए था, बाहर की हवा पी के जीने की कला तो सीख गया था पर चलने की कला नहीं सीखा था। जल में तैर सकता था पर धरातल में नहीं चल सकता था। तो इसने क्या किया कि अपने शरीर को हिलाया डुलाया, और जब शरीर को हिलाया डुलाया तो ये क्या देखता है दोस्तों? शरीर को हिलाने डुलाने पर ये क्या देखता है कि मैं जहां पर था अब वहां नहीं हूं, खिसक कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों यह पहला कालखंड है जब शरीर को हिला डुलाकर खिसकने को आप शब्द कहेंगे सरकना,
खिसक कर या सरक कर आगे चलने वाला जीव विकसित हुआ, जिसे आप कहते हैं सरीसृप। क्या कहते हैं आप? सरीसृप। तो दोस्तों, उभयचर वर्ग के बाद इस पर्मियन कालखंड में पहली बार धरती में सरीसृप वर्ग का उद्भव इस प्रक्रिया में हुआ। समझ में आई मेरी बात की नहीं? रेप्टाइल्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे, रेप्टाइल्स। जो क्रीपिंग था, जैसे सर्प है, सर्प इधर उधर अपने आप को हिला हिला कर आगे बढ़ाता है। आगे कुल मिलाकर कुछ कालखंड के बाद हिला डुलाकर आगे बढ़ने वाले जीव में अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए हाथ पैर विकसित होने लगे। लेकिन शुरुआती जीव जो था उसके हाथ पैर नहीं था, उसका शरीर ही हिल डुलकर आगे बढ़ता था। दोस्तों, शरीर ही हिल डुलकर आगे बढ़ता था, और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। तो यह काल अवधि है जब रेप्टाइल्स वर्ग का उद्भव होगा। समझ में आ गई बात ना? तो चलो दोस्तों, अब आते हैं हम कार्बोनिफेरस और पर्मियन में। तो हेडिंग दो कार्बोनिफेरस। समझ में तो आ रही है ना बातें बेटा? अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना। कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस लिखो यह कालखंड कई संदर्भों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह कालखंड कई संदर्भों में बेहद महत्वपूर्ण है। सचिन यार, तू एकदम उल्लू का उल्लू है बेटा। सचिन कुमार तुझे बोल रहा हूं, एकदम उल्लू का उल्लू है। इतने आराम से बोल रहा हूं कि म्यूटेशन की प्रक्रिया में जीव किस प्रकार से विकसित हो रहा है, तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। हद है। कई बार लगता है कैसे, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों राजेश मिश्रा तेरा दुर्भाग्य है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाता है जिनकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। बोलूंगा, डांटूंगा तो बुरा भी तुझे लग रहा होगा और बच्चों को लगेगा। इतना इत्मीनान से, तरीके से समझा रहा हूं, कहानी से, एक्टिंग से, सबसे समझा रहा हूं, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यार पढ़ कहीं दूसरी जगह, दूसरा प्लेटफॉर्म में पढ़। मेरे बस की नहीं है तुझे पढ़ाना। गलती हो जाती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। कार्बोनिफेरस के बारे में लिखेंगे, कई विशेषताएं हैं। जैसे लिखो नंबर वन, इस कालखंड की लाखों वर्षों की सतत वर्षा से। अच्छा, आप लोग लिखते चले गए हो क्या कार्बोनिफेरस को? ओह, अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, पहला दूसरा वर्ष, आइस एज लिख लिया, कोल एज लिख लिया, तो तीसरा उभयचर भी लिख लिया क्या? अच्छा, 2 पॉइंट लिखा दिया तो उभयचर वाला लिखाना है। उभयचर वाला तीसरा बिंदु लिखो। तीसरे बिंदु में क्या लिखोगे सभी? ध्यान से, तीसरे बिंदु में लिखो कि सागरीय जलीय जीव, कार्बोनिफेरस का तीसरा बिंदु, सागरीय जलीय जीव भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से तटों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। परिणामतः, जब तटों की ओर आगे बढ़ा, परिणामतः जल एवं थल दोनों में जीवित रहने वाला उभयचर वर्ग का विकास हुआ। पूर्ण विराम हो गया। तो नेक्स्ट लिखो पर्मियन। अब पर्मियन में लिखोगे इस कालखंड की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, उभयचर वर्गों में से एक नए जीव वर्ग सरीसृप का विकास हुआ। सरीसृप मतलब रेप्टाइल, सरीसृप का विकास हुआ। पहली बात ये। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, पृथ्वी की तीसरी भूगर्भिक हलचल हुई। पहली हुई थी प्री कैम्ब्रियन कालखंड में जब अरावली बना था, दूसरी हुई थी ओर्डोविशियन कालखंड में जब विंध्य बना था। अब तीसरी की बात करते हैं। पृथ्वी की तीसरी भूगर्भिक हलचल हुई, जिसे हर्शिनियन ओरोजेनी के नाम से जानते हैं। इस भूगर्भिक हलचल को पहली है प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, पहली वाली थी प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, जो कि आर्कियोजोइक कालखंड में आई थी, पहली वाली है ये। दूसरी वाली थी कैलाडोनियन ओरोजेनी, ओर्डोविशियन कालखंड में आई थी। ये तीसरी है दोस्तों हर्शिनियन ओरोजेनी, जो कि कब आ रही है? पर्मियन कालखंड में आई है हर्शिनियन ओरोजेनी। पूर्ण विराम लगाकर लिखिए इस कालखंड में, मतलब इस घटना के दौरान, ऐसा लिखेंगे, इस घटना के दौरान यूरोप का यूराल पर्वत, यूएसए का अपलेशियन पर्वत, साउथ अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एवं मध्य एशियाई पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई।
मध्य एशियाई पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। मध्य एशियाई पर्वतों में कुनलुन शान, तियन शान, खिंगिन शान, ग्रेट खिंगिन शान, क्यूलाइन शान, ये जो पर्वत सुनते हो इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। ये सब पर्वत इस कालखंड में हर्षेनियन और ओरोजेनी के दौरान बने, जिन्हें पुरातन लिखेंगे, जिन्हें पुरातन वलित पर्वत या प्राचीन वलित पर्वत, पुरातन या प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये बात यहीं पे समाप्त होती है। तो आगे लिखता हूं, आगे लिखाता हूं। लिखिए, ये पहली विशेषता हो गई इस कालखंड की, किसे हर्षेनियन और ओरोजेनी कहते हैं, जिसमें ये पर्वत बने, भूगर्भीय हलचल हुई थी। अब दूसरी विशेषता के रूप में लिखें, लिखिए इसी कालखंड में, इसी कालखंड में उभयचर वर्गों में से, उभयचर वर्गों में से सरक सरक कर चलने वाला, सरक सरक कर चलने वाला जीव वर्ग विकसित हुआ, जिसे जीव वर्ग विकसित हुआ, जिसे सरीसृप, रेप्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, जिसे रेप्टाइल्स, सरीसृप कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। पूर्ण विराम। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना, अब यहां आप ध्यान रखना, ये जो उभयचर है, उभयचर का कुछ मात्रा में उद्भव डेवोनियन में भी शुरू हुआ था, लेकिन वास्तविक उद्भव कार्बोनिफेरस कालखंड में हुआ है। इसी तरह से रेप्टाइल्स का उद्भव कार्बोनिफेरस कालखंड से भी आरंभ हुआ था। गलती मत करना, सुन लेना ध्यान से। रेप्टाइल्स का उद्भव कार्बोनिफेरस कालखंड में भी शुरू हो चुका था, लेकिन वास्तविक रूप से रेप्टाइल्स अस्तित्व में कब आता है? पर्मियन कालखंड में। इसीलिए किताबें कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगी। मैंने लिखा है रेप्टाइल्स पर्मियन में, और वो लिख देंगे कार्बोनिफेरस में। न गलत वो है, न गलत आप हो। ठीक है, ऐसे आपको करते हैं, ऐसे आपको करना है। क्लियर है? ये चीजें आपको करनी है। तो इस तरह से आपने पोस्ट कैम्ब्रियन में से सबसे पहला जो पैलियोजोइक था, तो पैलियोजोइक के 6 के 6 भागों का अध्ययन आपने कंप्लीट कर लिया। 6 के 6 भाग, इन सब की अपनी विशेषताएं हैं, जिन्हें क्रम से याद रखने के लिए आपने कल याद रखा था कॉज्ड शिपी। आशा करता हूं दोस्तों कि इन सब की विशेषताओं को आप ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से याद रखेंगे। इसीलिए तमाम कहानियां आदि सुनाकर आपको ब्रीदिंग स्पेस भी देते हैं कि आपको चीजें याद होती चली जाएं। ये समाप्त हुआ, तो आप सब लोग आप हेडिंग डालेंगे मेसोजोइक। क्या नाम डालेंगे? मेसोजोइक। हेडिंग सभी की मेसोजोइक, इसे मध्यजीवी कल्प कहते हैं। मेसोजोइक ये कालखंड रहता है लगभग 220 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 72 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहता है। मेसोजोइक मध्यजीवी कल्प कहलाता है। ठीक है, मध्यजीवी कल्प। अब मध्यजीवी कल्प को कितने भागों में बांटोगे? बेसिकली ये 3 युगों में विभाजित होता है। 3 युगों में से पहला युग है इसका ट्रियासिक, ट्रियासिक। दूसरा वाला कालखंड है जुरासिक। तीसरा वाला कालखंड आता है दोस्तों क्रिटेशियस। हम क्रम से याद रखेंगे सब। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। लिख दिया इतना। अब ट्रियासिक की विशेषता लिखो, इसकी छोटी विशेषता है। ट्रियासिक की विशेषता लिखो, लिखो इस कालखंड में, इस कालखंड में, कालखंड में डायनासोर, डायनासोर के पूर्वज का उद्भव हुआ। रेप्टाइल्स में से ही जब रेप्टाइल्स बड़ा होने लगा तो डायनासोर अस्तित्व में आया। डायनासोर अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे नंबर पर। डायनासोर के साथ ये क्या, इसकी क्या विशेषता है? लिखो इस कालखंड में धरती में, इस कालखंड में धरती में पोटासी चट्टानों का विकास हुआ। पोटासी चट्टानों का विकास हुआ। तीसरे नंबर पर वनस्पतियों का आकार, वनस्पतियों का आकार और वृहद होता गया। वनस्पतियों का आकार और वृहद होता गया, वृहद होता गया। वनस्पतियों का आकार और वृहद होता गया, जिससे, आदित्य यादव तू देख ले बेटा, तेरी तसल्ली हो जाए बस। जिससे वनस्पतियों का आकार और वृहद होता गया, जिससे क्या हुआ दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की दर में सतत, प्रकाश संश्लेषण की दर में सतत वृद्धि होती गई, सतत वृद्धि होती गई। पूर्ण विराम। अब बारी आती है जुरासिक की, तो लिखो जुरासिक। अब जुरासिक की विशेषता क्या है? तो लिखेंगे इसे एज ऑफ डायनासोर, इसे एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर कहा जाता है। ये डायनासोर का युग है, एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है।
तो दूसरी इसकी विशेषता है, लिखिए इसी कालखंड में पक्षी वर्ग के पूर्वज का उद्भव एवं विकास हुआ था। इससे पहले पक्षी नहीं था। इसी कालखंड में पक्षी वर्ग के पूर्वज का उद्भव एवं विकास हुआ था। नेक्स्ट तीसरा बिंदु इसमें लिखिए इस कालखंड से पूर्व वनस्पतियों में फूल नहीं आते थे। फूल, पुष्प, वनस्पतियों में फूल नहीं आते थे। अर्थात अब फूल वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। फूल वाली वनस्पतियां इस कालखंड में, अब फूल वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। फूल वाली वनस्पतियां अस्तित्व में आई दोस्तों, वनस्पतियों का विकास हुआ, हो गया, फूल वाली वनस्पतियां आ गई। अर्थात परागण की क्रिया आरंभ हो गई। पॉलिनेशन जो होता है, परागण की क्रिया आरंभ हो गई। इसी में लिखेंगे, इसी में अभी जुरासिक में लिखें, परागण के फलस्वरूप वनस्पतियों का अत्यधिक तीव्र दर से विकास हुआ। परागण के फलस्वरूप वनस्पतियों का अत्यधिक तीव्र दर से विकास हुआ। पूर्ण विराम, इसकी यह विशेषता थी। जुरासिक कालखंड के इसे एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। इसी कालखंड में पहली बार पक्षी वर्ग आया, इसी कालखंड में फूल वाली वनस्पतियों का विकास हुआ। ओके, अब इसकी विशेषता पर आते हैं, इसकी क्रिटेशियस कालखंड पर। लिखिए इस कालखंड में धरती में उल्का पिंडों के प्रहार से धरती में आए महाविनाश के कारण डायनासोर का अंत हो गया। बड़ी जबरदस्त कहानी है बेटा इस पर भी। डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर, जैसे उल्का पिंड टकराया धरती से, तो पृथ्वी की सतह और उल्का पिंड से प्रचुर मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकले। दूसरी बात, धरातल के सारे फ्रैक्चर जोन सक्रिय हो गए, तो खूब मात्रा में ज्वालामुखी फटे और भूकंप आया। ज्वालामुखियों के बहुत अधिक मात्रा में फटने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हुई, जंगल की आग भयावह रूप ले ली। भूकंपों की वजह से सागरीय जल क्षेत्रों में प्रलयंकारी सुनामियों की प्राप्ति हुई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एवं वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि से जंगल जलने लगे। डायनासोर की आंखें अंधी हो गई। यह जीव अपने आप को बना नहीं पाया, बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इन तमाम गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव से ही डायनासोर का अंत हुआ। डायनासोर मरा था तो अंधा हो के मरा था दोस्तों। जंगल के जंगल आग की चपेट में नष्ट हो गए थे। भोजन की कमी से मरा डायनासोर। यह पूरी की पूरी पृथ्वी इस समय पर डायनासोर के विकास के अनुकूल रह ही नहीं गई थी, इसलिए डायनासोर मरा, डायनासोर का अंत हो गया। तो और दूसरे नंबर पर क्या हुआ, लिखिए दूसरे नंबर पर इसी कालखंड में दुनिया भर में बेसाल्टिक लावा पठारों का उद्भव हुआ। बेसाल्टिक लावा पठारों का उद्भव हुआ, जैसे भारत का दक्कन पठार, अफ्रीका का इथोपिया पठार, उत्तर अमेरिका का कोलंबिया पठार, दक्षिण अमेरिका का पराना पठार। आकाश, पेड़ कभी समाप्त नहीं होते, पेड़ों की मात्रा में कमी आ जाती है बेटा। आकाश समझना हमेशा के लिए, पेड़ पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हुए जब से आए, पर मात्रा बहुत घट गई। दक्षिण अमेरिका का पराना पठार, आयरलैंड का अंतरिम पठार आदि। समझ में आ गई बात? ये सब घटना घटित हुई।
तो मेसोजोइक कालखंड को 3 युगों में बांटते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक की बात ये मैंने बताई, जुरासिक की बात ये मैंने बताई, फिर लास्ट बात क्रिटेशियस की बात ये मैंने बताई। ठीक है, ये 3 कालखंड है। अब इसके बाद आता है सीनेजोइक, और वो फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा कालखंड आएगा? सीनेजोइक। तो लिखे सभी के सभी सीनेजोइक। अब इसकी काल अवधि होगी 72 मिलियन पूर्व से लेकर 11 मिलियन वर्ष पूर्व तक। इसे कैनेजोइक भी कहते हैं। सलीम राजा कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका में, पठार उत्तर अमेरिका में। डाउट क्रिएट मत किया करो यार बेटा, डाउट क्रिएट मत किया करो। अभी तो कोई बात नहीं, फिर से मैं कह देता हूं कि अभी शुरुआती दौर पर पढ़ रहे हो, थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा। जिससे आप पढ़ रहे हो ना, डाउट विहीन पढ़ा करो, डाउट क्रिएट नहीं किया करो। ठीक है, त्रुटि होने की संभावना 0 के बराबर होती है। इंसान हो, गलतियां मान लो हो सकती है, ऐसा अहंकार नहीं दिखा रहा आपसे, पर त्रुटि की संभावना ना के बराबर रहती है। अखिलेश कुमार मोस्ट वेलकम बेटा। ब्रोकन कुमार तुम्हारे क्लास वाला डायनासोर कैसे बच गया? हाँ, ये भी ठीक बोल रहे हो। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, खूब मन से। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी बात जहां आपको लगे कि इस किताब से अंतर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना कि उस किताब से कहीं बहुत ज्यादा गहरा अध्ययन होगा, तब अंतर किया जा रहा है। ठीक है, तब अंतर किया जा रहा है, हवा में नहीं, खामखा में नहीं, खामखा में नहीं बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ा करो, खूब मन से पढ़ा करो, 100% भरोसे से पढ़ा करो। नहीं, टाइम पीरियड को याद नहीं करना, अंकिता लिखना हो तो मैं सबके बता दूं। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये लिख लो, फिर उसके बाद सबके बता देता हूँ। बिल्कुल, ये सब रियलिटी है, ये सब रियलिटी है। अब इसको भी रियलिटी नहीं मानना तो फिर कोई बात नहीं। ओके ब्रोकन कुमार, ओके बेटा। ठीक है, अब सिनेजोइक कालखंड की एक अपनी बड़ी मौलिक विशेषता है, एक बड़ी अपनी मौलिक विशेषता है। और क्या मौलिक विशेषता? कि सबसे पहली मौलिक विशेषता है कि इस कालखंड में फिर से एक भूगर्भिक हलचल हुई, और उस भूगर्भिक हलचल को आप अल्पाइन ओरोजेनी कहते हो। अल्पाइन ओरोजेनी कहते हो। ये चौथी ओरोजेनी है, देखो 3 यहां तक आपने लिख दिया था, ये देखो मैंने 3 लिखा है, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन और हर्सिनियन, 3 हो गई थी ना। ये चौथी ओरोजेनी है भूगर्भिक, ये चौथी भूगर्भिक हलचल है, अर्थात जिसमें अल्प्स जैसे पर्वत बने हैं, इसीलिए इसे अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। ठीक है, फिर से बोलोगे, इसे अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इस पूरे कालखंड की कि इस काल अवधि में पहली बार धरातल में स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे एज ऑफ मैमल्स या एज ऑफ मैमालिया भी कहते हैं। इस पूरे कालखंड को एज ऑफ अल्पाइन ओरोजेनी भी कहते हैं और एज ऑफ मैमालिया के नाम से भी जानते हैं। आज के जितने भी आप स्तनधारी जीव देखते हैं, आज के जितने भी स्तनधारी जीव देखते हैं, वो सारे के सारे जीवों के पूर्वजों का विकास इसी कालखंड में हुआ था, इसीलिए इसे एज ऑफ मैमालिया के नाम से जाना जाता है। ये पूरी की पूरी काल अवधि इन 2 नामों से जानी जाती है। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे, ये काल अवधि जो सिनेजोइक है, इसे बेसिकली पढ़ने की दृष्टि से युगों में जब हम विभाजित करते हैं तो ये 5 युगों में विभाजित होती है, जिसमें से पहले को कहते हैं पैलियोसिन, दूसरे को कहते हैं इयोसिन, तीसरे को कहते हैं ओलिगोसिन, चौथे को कहते हैं मायोसिन और 5वें को कहते हैं प्लायोसिन। ये 5 में विभाजित है। याद करने के लिए इसका फॉर्मूला ही है पीओम्प, PEOMP, पीओम्प, ये इसका फॉर्मूला है। पीओम्प के नाम से इसको याद करते हैं। पूरा का पूरा सिनेजोइक 5 युगों में विभाजित है, पूरा 5 युगों में विभाजित है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? शुरुआत यहां से करेंगे सिनेजोइक के बारे में। क्या पढ़ेंगे आगे? ध्यान से लिखे सभी। मनजोत कौर, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, गुड। लिखे सभी कि इस काल अवधि में चौथी भूगर्भिक हलचल चौथी भूगर्भिक हलचल हुई, जिसे अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से जानते हैं, जिसे अल्पाइन ओरोजेनी का मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी घटना। ठीक है, ओरोजेनी के नाम से जानते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन इस ओरोजेनी के दौरान दुनिया की सभी नवीन वलित पर्वत श्रेणियां अस्तित्व में आई, जैसे हिमालय, अल्प्स, रॉकी आदि। हिमालय, अल्प्स, रॉकी आदि, पूर्ण विराम। फिर लिखो पुनः में क्या लिखेंगे? आज के स्तनधारी जीवों
आज के स्तनधारी जीवों के पूर्वजों का वास्तविक उद्भव, के पूर्वजों का वास्तविक उद्भव इसी कालखंड में हुआ था, इसी कालखंड में हुआ था। इसीलिए इसे एज ऑफ मैमल्स, मतलब स्तनधारी जीवों का युग, एज ऑफ मैमल्स, स्तनधारी जीवों का युग कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे यह संपूर्ण काल अवधि 5 युगों में विभाजित है। यह संपूर्ण काल अवधि 5 युगों में विभाजित है। नाम लिखो पांचों के बोर्ड से देखकर। नंबर 1 पैलियोजोइक, पहला और लास्ट एक ही नहीं है, स्पेलिंग में अंतर देख लेना। नंबर 1 पैलियोजोइक, सॉरी पैलियोसिन, जोइक नहीं लिखेंगे, इसमें सिन लिखेंगे। नंबर 2 इयोसिन। नंबर 3 ओलिगोसिन। नंबर 4 मायोसिन। नंबर 5 प्लायोसिन। रटने के लिए फॉर्मूला क्या है? पियोम्प, पैलियोसिन, इयोसिन। अब लिखेंगे आगे, ध्यान से आगे लिखेंगे, बात ऐसे करेंगे, दो को एक साथ लिखिए, पैलियोसिन और इयोसिन को एक साथ लिखिए, पैलियोसिन एवं इयोसिन। लिख दिया पैलियोसिन एवं इयोसिन। लिखिए इस कालखंड में, इन दोनों को मिलाकर, इस कालखंड में नॉर्थ अमेरिका की रॉकी, साउथ अमेरिका की एंडीज, यूरोप की अल्प्स पर्वत श्रेणियों का, रॉकी, एंडीज, अल्प्स पर्वत श्रेणियों का उद्भव प्रारंभ हो गया था, तथा भारत की ट्रांस हिमालय श्रेणी भी अस्तित्व में आ गई थी। पूर्ण विराम। इतनी बात लिख दिया। फिर लिखेंगे इसी कालखंड में हाथी, घोड़ा, गेंडा, जिराफ, गाय, सुअर आदि के पूर्वजों का विकास हुआ। पूर्ण विराम लगाकर इन शाकाहारी जीवों के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के पूर्वज भी जन्म ले चुके थे। पूर्ण विराम। इन सब के पूर्वज आ गए, मतलब शाकाहारी मांसाहारी जीवों के पूर्वज स्तनधारी जीवों में इस कालखंड में आ चुके थे। पूर्ण विराम। तो फिर लिखिए अब आप ओलिगोसिन, पॉइंट वाइज विशेषता लिखना। पहला विशेषता, भारत के वृहद हिमालय श्रेणी का उद्भव, जिसको आप ग्रेट हिमालय कहते हैं, भारत के वृहद हिमालय श्रेणी का उद्भव। आप लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर आप सबके पिता पितामहों का उद्भव। मतलब ये क्या बात हुई कि आपके पिता पितामह थे तो मेरे नहीं थे क्या? मेरे भी थे, मतलब हम सबके थे। दोस्तों ये ओलिगोसिन कालखंड है। दूसरा बिंदु देकर लिखेंगे जिसमें अबिसिनिया का पठार, मतलब इथोपिया के पठार के आसपास जंगलों में पहली बार एक पूंछ विहीन नर मानव प्राप्त हुआ था, जिसे बेसिकली कपी कहते हैं। बेसिकली इसको ऐप कहते हैं। कपी का मतलब क्या होता है? ऐप। हिंदी में इसको कहते हैं कपी। तो लिखेंगे सभी दूसरे बिंदु में, मानव जाति का पूर्वज ऐप या कपी। मानव जाति का पूर्वज ऐप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी, ऐप, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कपी, का उद्भव इसी कालखंड में हुआ था। जिसका प्रथम साक्ष्य अबिसिनिया के, सॉरी, इथोपिया के अबिसिनिया पठार में, क्षमा चाहूंगा, अफ्रीका के अबिसिनिया पठार में, जिसका प्रथम साक्ष्य अफ्रीका के अबिसिनिया पठार में प्राप्त हुए। पहली बात समाप्त। अब दूसरी बात में आएंगे। अब लिखिए मायोसिन में आएंगे सभी। अब मायोसिन की भी दो विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषता लिखिए, मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का उद्भव। मायोसिन की विशेषता में क्या लिखेंगे? मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का उद्भव।
पहले ग्रेटर हिमालय बनी, फिर मिडिल हिमालय बनी है ना, मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का उद्भव। अब मध्य हिमालय श्रेणी के उद्भव के साथ इसमें क्या विकास हुआ, एप में क्या विकास हुआ, एप में विकास हुआ कि हालांकि यहां पर बहुत सारे बीच की अभी कड़ी हैं, बहुत सारा लिंकेजेस हैं, जिसमें से ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिवापिथेकस, रामापिथेकस की बात आती है। मानव वर्ग का भी इतना विकास हुआ, लेकिन अंततः इसका विकास कैसे हुआ तो लिखेंगे, पहला बिंदु तो हो गया मध्य हिमालय का उद्भव, नंबर दूसरा बिंदु लिखेंगे मानव जाति का पूर्वज, मानव जाति का पूर्वज होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस देवनागरी में लिख सकते हो, होमो हैबिलिस कहलाया, जो कि दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर, दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर धरती पर चल सकता था, धरती पर चल सकता था, चल सकता था। लेकिन मुख्य रूप से यह आर्बोरियन था, पर मेनली रहता ज्यादातर पेड़ों में था, लेकिन मुख्य रूप से यह आर्बोरियन था। आर्बोरियन मतलब पेड़ों में रहने वाला, मुख्य रूप से क्या था, आर्बोरियन था, पेड़ों में रहने वाला था दोस्तों। ओके, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब आता है इसके बाद ये लास्ट वाला प्लायोसिन आता है दोस्तों, दिस वन प्लायोसिन, प्लायोसिन, प्लायोसिन। अब प्लायोसिन की भी विशेषता को दो भागों में बांटो, पहला भाग लिखो, पहला शिवालिक श्रेणी का उद्भव, हिमालय की शिवालिक तीसरी वाली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का उद्भव। तब दूसरे नंबर पर क्या होता है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है, लिखें नर मानव, मतलब होमो हैबिलिस, नर मानव अब शिकारी मानव हो चुका था, मतलब शिकार करने की कला सीख गया, नर मानव अब शिकारी मानव हो चुका था। हां भाई सुजीत, हां, नर मानव अब शिकारी मानव हो चुका था, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे, होमो इरेक्टस, ERACTUS, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। बंद कर दे सुजीत प्रजापति, बंद कर दे बेटा, मत लिख, आराम से बैठ हाथ पैर जोड़कर, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। मोहम्मद नाबिता, मिस्टर नाबिता, नोबिता, ठीक है बेटा, क्या कहा जाता था, होमो इरेक्टस कहा जाता था। अब देखो यहां पर कहानी चुनना, थोड़ा सा यहां पर छोटी सी कहानी सुनानी है मुझे। कहा जाता है जो कपि था ये बाकी अन्य जीवों से भिन्न कैसे था। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो पूर्वज था वो बंदर था, या हम बंदर की औलादे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई है दोस्तों कि हम किसी भी तरह से बंदर की औलादे नहीं हैं, बल्कि बंदर के समान ही पेड़ों पर रहने वाले एक जीव ऐप या कपि की औलादे हैं। कपि की औलादे। सभी जीवों में प्रकृति तीन प्रकार की भूख देती है, प्रकृति जन्म से ही उसे तीन प्रकार की भूख देती है। एक भूख देती है कि भूख लगी, पेट की भूख होती है कि भूख लगी तो हमें खाना है, हम भोजन करेंगे, चाहे जो खाएं, चाहे पानी खाएं, चाहे हवा खाएं, चाहे मिट्टी खाएं, चाहे जो खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे जो खाएं, मांस खाएं, पर खाएंगे, भूख मिटाएंगे। दूसरी नींद होती है सोने की, खाया और सोया, निद्रा, सोएंगे, आराम लगाएंगे, ये एक होती है भूख, निद्रा की भूख होती है। तीसरी भूख होती है वासना की। वासना भी कई तरह की होती है, पर हम यहाँ काम वासना की बात करते हैं। प्रत्येक जीव में काम वासना है, पर काम की इच्छा संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से है, आत्मतृप्ति के उद्देश्य से नहीं। ये तीसरी भूख भी प्रत्येक जीव में होती है। हर जीव प्रजनन चाहता है, चाहे लैंगिक हो या अलैंगिक प्रजनन हो, बट प्रजनन होता है, प्रजनन होता है। अब ये सब में होता है तो इसमें भी हो रहा था प्रजनन, इसमें भी हो रहा था प्रजनन, हो रहा था मतलब ये अपनी संतानें तो पैदा करना चाहता था, लेकिन ये क्या देखता कि जब ये भोजन के जुगाड़ में जंगल जंगल भटकता तो इसकी संतानों को आता और जंगली जानवर खा जाता। क्योंकि दूसरे जानवर को आपने देखा होगा कि गाय बछड़ा पैदा की आधा घंटा में कुलाचे भरने लगता है, पर मानव का बछड़ा कितने दिन में चलता है, जल्दी से बताओ, उस इतने दिनों तक सुरक्षा कैसे करे। ये परेशान रहता था बेचारा कि हमारी संतानें कैसी बढ़ेंगी, हमारी औलादें कैसे बढ़ेंगी, हम अपनी औलादों को कैसे बचा पाएंगे, परेशान रहता। कहते हैं प्रकृति परेशानियों से बुद्धि का प्रखार करती है। इसी क्रम में धीरे धीरे यह मानसिक रूप से विकसित होकर यह सोचने लगा कि आखिर मैं अपनी संततियों को बचाऊं कैसे। ये बस नहीं बात होती थी, बल्कि यहां तक स्थिति आती थी कि जब मादा ऐप प्रसव पीड़ा में होती, मादा ऐप की बात करते हैं, प्रसव पीड़ा में होती, तो बेसिकली उस समय भी कोई जंगली जानवर आता और मादा ऐप को खा जाता। हर नर के लिए मादा और हर मादा के लिए नर की जरूरत होती थी। ये बड़ा दुखी रहता कि अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें तो अपनी मादा को भी बचाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी बचाना पड़ेगा। इस क्रम में ये जो ऐप था, बाकी जो ऐप थे उनसे शब्द तब नहीं थे, संवेगों के माध्यम से कहा कि अगर हम समूह में रहेंगे तो बच पाएंगे, समूह में रहेंगे तो बच पाएंगे, अन्यथा हमें इसी तरह से मारा एवं काटा जाएगा अन्य जानवरों के द्वारा। इसने अपना समूह बनाया। जब समूह बनाया तो एक कहानी है, कई प्रकार की पैरेलल कहानियों में से एक कहानी है कि समूह बनाया और समूह ने डिसाइड किया कि जब मादा ऐप गर्भवती होकर प्रसव पीड़ा में होगी तो कुछ नर ऐप उसकी सुरक्षा करेंगे और कुछ जाएंगे जंगल से उसके लिए गोश्त का जुगाड़ करेंगे, भोजन का जुगाड़ करेंगे, तमाम प्रकार के फल एकत्रित करेंगे, जो भी भोजन मिलेगा भोजन का जुगाड़ करेंगे। ये व्यवस्था कायम रही। इस व्यवस्था के क्रम में एक बार क्या किया, कुछ नर ऐप के झुंड ने जब मादा ऐप को प्रसव पीड़ा थी तो ले आके खुले पठार में लेटाया और चारों तरफ से घेर कर बैठ गए कि कोई जंगली जानवर जब आएगा तो इसको उठाकर फिर से पेड़ में ले जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए इसे आराम से जमीन पर लेटने देते हैं। ये नर ऐप
जंगल से कोई दूर से जानवर तो नहीं आ रहा, समझो सपोज ऐसा बैठा है चार पैरों से, तो ये उछल उछल कर बार बार कूद कूद कर देखने की कोशिश दूर तक करता था कि क्या कोई जंगल का जानवर तो नहीं आ रहा। देखने के क्रम में, दूर दूर तक देखने के क्रम में जब ये उछलना शुरू किया तो थोड़े दिनों बाद या कुछ कई वर्षों के बाद ये क्या नोटिस करता है कि जब ये उछल कर नीचे गिरता है तो इसके पैर गिरते हैं, हाथ बाद में गिरते हैं। ये पैरों को तो नीचे गिरने दिया लेकिन हाथों को ऊपर ही उठा लिया। जैसे हम जंप लगा के नीचे गिरते तो पैर गिरता है और हाथों को ऊपर उठाए रहते हैं। जब ये हाथों को ऊपर उठाए रहा तो इसको बड़ा मजा है कि अरे हम जंप लगा के दो केवल पैरों पर खड़े रह सकते हैं, हाथों को नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ऐसा हाथ ऊपर उठाया हुआ है और ऐसा झुककर देख रहा है। समझने की कोशिश करना, ये जंप लगाकर नीचे गिरा तो है पर ऐसा दोनों हाथ उठे हैं, ये चारों तरफ झांक रहा है, इसे बड़ा मजा आ रहा है। ये क्या हो गया, मुझे चार हाथों की जरूरत, चार पैरों की जरूरत नहीं खड़े होने के लिए, मैं केवल दो पैरों पर ही झुककर ऐसा खड़ा हो सकता हूं। इसे बड़ी खुशी हुई। अब ये दोनों हाथ उठाए उठाए ये उछलना शुरू किया। दोस्तों उछलता है तो एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे बढ़ाता है। और जब इस क्रम में आगे पीछे पैर बढ़ाया दोस्तों तो क्या दिखता है कि मैं जहां खड़ा था वहां नहीं हूं, उससे या कि आगे चला गया हूं या कि पीछे चला गया हूं। तो और खुश होता है कि अरे यार मुझे चलने के लिए चार हाथों पैरों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दो पैरों से ही चल सकता हूं, बल्कि मैं दो पैरों से ही चल सकता हूं। अब इसकी खुशी का दोस्तों पारवार ना रहा। अब यह दो पैरों से चलना शुरू कर दिया और दो पैरों पर खड़ा होकर चलने की कला सीखने वाला पहला यह मानव होमो हैबिलिस कहलाया। समझ में आई कैसी कहानी है, इस प्रक्रिया ने इसको दो पैरों पर खड़ा किया। ठीक है, ये बात समाप्त हुई यहां पर। अब आगे जब ये दो पैरों पर खड़ा हुआ तो नोटिस करना दोस्तों, इसके दोनों हाथ अब कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी पकड़ने के लिए खाली हो गए। जैसे जंगल में जब शिकार करता है किसी जानवर का तो चारों पैरों से दौड़ रहा है, भाग रहा है और भागते हुए गया और मुंह से जाकर पकड़ रहा है, क्योंकि हाथ तो दौड़ने के काम आ रहे हैं, पैर तो दौड़ने के काम आ रहे हैं, पर गया और मुंह से आऊं करके पकड़ लिया, जीव को पकड़ लिया। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या देखता कि अरे अब किसी जीव को पकड़ने के लिए मेरे पास मुंह तो है, ये हाथ भी है, गया और हाथों से जकड़ लिया। से बड़ा मजा आता है, शिकार में और मजा आने लगा, जकड़ जकड़ कर पकड़ पकड़ कर शिकार करने लगा। लेकिन एक दिन की घटना है, एक दिन की घटना कि एक शिकार को ये दौड़कर भाग कर पीछा कर रहा था। इसके पैर में ठोकर लगी एक पत्थर की, पत्थर जोर से आगे बढ़ा और एक शिकार पर जा लगा और वो शिकार वही धड़ाम से नीचे गिरा। तो एक बार ये पैर की ओर देखता है, एक बार पत्थर की ओर देखता है, एक बार पैर की ओर देखता है, एक बार पत्थर की ओर देखता है, फिर एक बार पैर की ओर देखता है, एक बार उस जानवर की ओर देखता है जो गिर गया था, और पत्थर को उठाया, फिर जानवर पर उठाकर पटक दिया, फिर पत्थर को उठाया, फिर जानवर पर उठाकर पटक दिया। और ये इस बात से सीखा पहली बार कि अगर पैर या हाथ से उठाकर पत्थर किसी जानवर के ऊपर फेंक दिया जाए तो जानवर मर जाएगा। पहली बार ऐसी बात सीखता है। अनगढ़े पत्थरों, अनगढ़े लकड़ियों, अनगढ़ी हड्डियों को फेंक कर किसी जानवर को मारा जा सकता है, ऐसी कला सीखने वाला यह जीव पहली बार होमो इरेक्टस कहलाया। अब ये शिकार करता है बिना गढ़े हुए पत्थरों के माध्यम से, बिना हड्डियों के माध्यम, बिना गढ़ी हुई हड्डियों एवं लकड़ियों के माध्यम से शिकार करता है। इसके साथ एक और अद्भुत घटना घटित हुई थी। कहते एक दिन की बात है, जंगल में बेहद आग थी, इसे भूख लगी थी। भूख में यह जंगल शिकार खोज रहा था। शिकार खोजने के क्रम में इसे एक हिरण नजर आया। तो यह हिरण का पीछा किया, हिरण को तीन ओर से घेर लिया और हिरण जब तीन ओर से अपने आप को घिरा पाया तो सोचा कि इधर की ओर जाएंगे तो ये तो मानो मार ही डालेगा, क्योंकि इन सबके हाथ में लट्ठे थे, बड़े बड़े लट्ठे थे मारने के लिए। हिरण को समझ लट्ठे ले लेकर दौड़ रहे थे। दूसरी तरफ क्या देखता कि इधर जंगल की आग पर हिरण क्या सोचता है कि अगर मैं जंप लगाऊं तो हो सकता है आग से बाहर निकल जाऊं। तो हिरण जंगल की आग में जंप लगा देता है। जंप तो लगाया लेकिन आग दूर तक फैली थी, इसलिए आग में ही गिरा और आग में गिरते ही झुलस गया। झुलसा, इन्हें बहुत भूख लगी थी, ये दूसरे मांस या शिकार का इंतजार नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने उस झुलसे हुए जले हुए मांस को लट्ठों के माध्यम से बाहर घसीटा आग से। जब तक घसीट कर बाहर निकाला तब तक मांस अच्छी तरह से आग में पक चुका था और अब भूख के मारे उस मांस को नोच कर खाना शुरू किया। मांस सॉफ्ट हो चुका था। अभी तक जो मांस खा रहे थे कच्चा मांस खाते थे जो कि हार्ड था, किचकिच था, चिपचिपा था, गंदा था। लेकिन दूसरी तरफ अब जब खाया इन्होंने मांस तो इन्हें सॉफ्ट लगा मांस, बड़ा मजा आया खाने में, मांस के स्वाद में भी बदलाव लगा। तो पहली बार किसी मांस को आग में भून कर खाना सीखा इन्होंने। और इसी क्रम में एक परिघटना जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे कि एक कठोर नट को इस तरह से फोड़ रहे थे, पत्थर से पत्थर पर रखकर, और पत्थर से पत्थर टकराया, उससे स्पार्किंग हुई और बिजली चमक गई और बिजली चमककर आग पकड़ ली। तो यही होमो इरेक्टस ही है जिसने पहली बार चकमक पत्थरों के प्रयोग से बेसिकली दोस्तों आग निकालने की कला सीखा था। लोग कहते हैं आग खोजा था, आग की खोज नहीं किया था, आग पैदा करने की कला सीखा था। तो बेसिकली इसके साथ कई प्रकार की कहानियां जुड़ी हैं, तो इस तरह से इसका विकास, होमो इरेक्टस का विकास एक शिकारी मानव के रूप में होता चला गया और इसके विकास के साथ ही यह पैलियोसिन टाइम पीरियड समाप्त होता है। तो आपने पढ़ा था पहले पैलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक और तीसरा सीनेजोइक। और सीनेजोइक को 5 भागों में बांटा, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। इन 5 कालखंडों की घटनाओं को आपने समझा। तो लास्ट आता है दोस्तों नियोजोइक। लास्ट कालावधि कौन सी आती है? नियोजोइक। नूतन जीवी है यह, बेसिकली शुरू होती है 11 मिलियन वर्ष पूर्व से और यह अब तक चल रही है, नाउ या प्रेजेंट तक चल रही है। मतलब हम इस कल्प में रह रहे हैं और यह कल्प दोस्तों 2 भागों में बटा है। एक को कहते हैं प्लेस्टोसिन, तो दूसरे को कहते हैं होलोसिन। प्लेस्टोसिन और होलोसिन। इतना लिखिए आप, इतना लिखिए। नूतन शर्मा अब आएगा, ठीक है, लिख दिया। प्लेस्टोसिन की कहानी के बारे में लिखें पहला बिंदु से, इसे द ग्रेट आइस एज के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली तीसरा हिमयुग है। पहला था आर्कियोजोइक आइस एज, दूसरा था कार्बोनिफेरस आइस एज, तीसरा ये है प्लेस्टोसिन आइस एज। ठीक है, द ग्रेट आइस एज कहते हैं। देखेंगे जिसमें 4 क्रमिक हिमयुगों की प्राप्ति हुई। पहला है गुंज, याद करना पड़ेगा, फैक्ट है। दूसरा है मिंडल, तीसरा है रिस, चौथा है वुर्म। ये 4 क्रमिक हिमयुग प्राप्त हुए थे।
इसीलिए इसको, मतलब एक हिमयुग में 4 हिमयुग हैं, इसलिए इसको ग्रेट आइस एज कहते हैं। गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म, कई बार इनकी क्रमिकता पूछा है, इसी क्रम से याद करना है। द ग्रेट आइस एज। दूसरी इसकी विशेषता है, जब यह हिमयुग था तो दूसरे नंबर पर दुनिया की सभी हिम झीलों का निर्माण हुआ। दुनिया में जितनी हिम झीलें देखते हैं तो हिम झीलों का निर्माण इसी कालखंड में हुआ दोस्तों। तीसरी इसकी विशेषता है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान इसी कालखंड में बना है। तो चौथी विशेषता है, अब इस कालखंड तक आते आते मानव अब शिकारी मानव नहीं हो गया, पशुपालक मानव हो गया। मानव कैसा हुआ, लिखें, मानव पशुपालक मानव हो गया, पशुपालक हो गया, जिसे होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। ये है होमो सेपियंस। ये पशुपालन का काम करता है, खाना बदोश पशुपालन करता था, पशुओं के झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगा। पशुओं को पालने की भी एक कहानी थी, आज नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे दोस्तों, पशुओं के पालने की, सुन ही लो कहानी। बेसिकली करता कि क्या कि जिन जानवरों का शिकार करता, सोचता कि क्यों ना ऐसा करूं कि इन जानवरों को पकड़कर इकट्ठा रख लूं, तो रोज रोज शिकार नहीं करना पड़ेगा। ये जानवरों को पकड़ता और गुफाओं में बंद कर देता। ये देखा क्या कि गुफाओं में बंद किया हमने जानवरों को तो उनके बच्चे भी पैदा हो गए, और खुश हुआ कि अगर गुफाओं में बड़े जानवरों को बंद कर दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे पैदा हो जाते, तो अब हमको बाहर शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यह पशुपालन का कार्य करने लगा। तो पहले तो चारे की खोज में पशुओं के झुंड को लेकर यहां वहां जाता था, लेकिन दोस्तों फिर यह पशुओं को स्थायी बाड़ों में बंद करके रखने लगा, अर्थात स्थायी पशुपालक बन गया, जिसे हमने होमो सेपियंस कहा, होमो सेपियंस कहा। तो लास्ट बारी आती है ये होलोसिन की। ये जो होलोसिन कालखंड है दोस्तों, आज से लगभग 11,200 वर्ष पहले से शुरू हो रहा था और अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है इसमें होलोसिन। तब इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता होलोसिन की, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी पहली विशेषता लिखें, हिम युग की समाप्ति की वजह से, हिम युग की समाप्ति की वजह से दुनिया के सभी उष्ण या गर्म मरुस्थलों, दुनिया के सभी उष्ण या गर्म मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई इसी समय पर। चाहे सहारा मरुस्थल, चाहे अटाकामा की बात करें, चाहे कालाहारी की बात करें, चाहे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की बात करें, चाहे अरेबियन मरुस्थल की बात करें, चाहे भारत के थार मरुस्थल की बात करें, इसी कालखंड में मरुस्थल बने। तो मरुस्थलों की उत्पत्ति मरुस्थल अस्तित्व में आए। दूसरे नंबर पर समुद्री तट, समुद्री तटों का उद्भव, जैसे भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान, तो समुद्री तटों का उद्भव हुआ इसी कालखंड में, समुद्री तटों का उद्भव। तो तीसरे नंबर पर होता है मानव, मानव कृषि युग में प्रवेश के साथ, मानव कृषि युग में प्रवेश के साथ ज्ञानी मानव बन गया, ज्ञानी मानव बन गया, जिसे होमो सेपियंस, सेपियंस कहते हैं। मानव को अब हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या हैं? होमो सेपियंस, सेपियंस कहते हैं। मानव अब होमो सेपियंस नहीं है मानव, बल्कि अब ज्ञानी मानव है, जिसे होमो सेपियंस, सेपियंस कहते हैं। अंतिम बात, अंतिम बात, अंतिम बात, होलोसिन को, होलोसिन कालखंड को, अंतिम बात लिख रहे हो आप, होलोसिन कालखंड को 3 शकों में विभाजित किया जाता है। 3 शक, ये लिखा है हिम झील, बच्चे ने पूछा इसको क्या है? झील शब्द है। 3 शकों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से शक हैं? सबसे पहला, पहला नंबर पर ग्रीनलैंडियन एज, ग्रीनलैंडियन एज, ये एज है 11,200 वर्ष पहले से, 200 वर्ष पहले से 8,200 वर्ष पहले तक। फिर दूसरे नंबर पर आता है नॉर्थ ग्रिपियन एज, नॉर्थ ग्रिपियन एज, नॉर्थ ग्रिपियन है 8,200 वर्ष पहले से 4,000 वर्ष पहले तक, नॉर्थ ग्रिपियन एज। तो लास्ट आता है मेघालयन एज, मेघालयन एज, ये आता है 4,000 वर्ष पहले से अब तक, अब तक मेघालयन एज। इतने भागों में बटा है। होलोशिन को 3 भागों में बांटा, ग्रीनलैंडियन एज, नॉर्थ ग्रिपियन एज एंड मेघालयन एज। तो कुल मिलाकर हम पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प के नियोजोइक कल्प में एवं नियोजोइक कल्प के होलोशिन युग में एवं होलोशिन युग के मेघालयन एज में रह रहे हैं, मेघालयन एज में रह रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक की कहानी जो हमने
तापमान के बदलावों के साथ, भौगोलिक विकास के साथ जीवन के विकास को समझाया। इसे ही आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के नाम से, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यह था दोस्तों इतना बड़ा शानदार सा टॉपिक। ध्यान रखना कि ढेर सारे फैक्ट्स हैं, ढेर सारे फैक्ट हैं। इतने तमाम प्रकार के फैक्ट्स को तैयार करने के लिए थोड़ा सा आपको रटना तो पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय तो देना पड़ेगा। एक बार में, एक दिन में तमाम बातें याद तो नहीं होंगी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे याद हो जाएंगी। जितना संभव था सरल से सहज करके, कहानियों के माध्यम से, फैक्ट्स को परिष्कृत करने के माध्यम से मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी आपको पढ़ाने और आपको